उनका बंदी जीवन शुरू हो रहा है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घोट माहौल खड़े से खड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन उन्होंने ऐसे बंदी किया है जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। श्रीमहन मंगले शिवास्पदे शुभदे, श्रीमहन मंगले शिवास्पदे शुभदे, स्वतंत्रते भगवती पावनं यशोधुतां वन्दे। बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनके जेल की मियाद खुदी हुई थी। 50 बरस, 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही है उन्हें अंग्रेज अब इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेल्यूलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेल्यूलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और निदान धकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह करती है। ये कैसा गति खाना है? इतना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो, और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। 7 में से 4 घंटों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेर नारियल। इन्हें पहुंचाओ तीसरी मंजिल पर। शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो।
ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। कोटा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार, जी हुजूर। इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहना। कल से इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 कप कंजी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। जी। इस वास्ते इसको 1 हफ्ता आबकारी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको बेड़ी डालो। इसको भी बेड़ी डालो 6 महीने तक। जी हुजूर। तुम अब तक 5 बार काम का कोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। जमादार, जी हुजूर। इसको तन्हाई में रखो। जी। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। जी। कोठरी में काम दो। जी। और इसको पेट लगा। जी। और मार, और मार। नारे बोलेगा। बोल नारे। बोल। बोल नारे। बोल। बोल नारे। जितनी ताकत है बोल नारे। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू देने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोल्हू में बैल जोते जाते हैं। वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इनकार करता है। क्यों काम नहीं करेगा? 648 जमादार करते हैं, उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेरी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता। हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझते, लेकिन तुम अभी जवान है। एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेते? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तुम चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर देख और इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। मगर एक सुख का स्मरण ना करना
नाइंसाफी होगी। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था। यदि सिखा पाता तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता, ताकि अगर कोई मेरी कोठरी खोजता हुआ आए तो लोग कहें कि जिसके सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। इनकलाब जिंदाबाद। एक बार में 3 कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता। दिल दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा खनखना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर झुककर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। अरे पीछे से पकड़ो, मैं सामने से पकड़ता हूँ। हम जबरदस्ती पीछे से पकड़ो, जोर से पकड़ो। पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। ये जानबूझ के क्यों पिला रहे हैं? ये तो मर ही गया बेचारा। अरे इसकी तो आंखें लग गई। अरे इसकी तो आंखें लग गई है। अब क्या करें? लगता है दूध इसके फेफड़ों में चला गया है। नली निकालो, जल्दी करो, जल्दी। इसकी तो सांस बंद हो गई। अब क्या होगा? होगा क्या? लाश को खुद चुप ठिकाने लगा दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांधकर समंदर में बहा दीजिए। कैसा? बिपिन ऐसा ही कहा। छत पर ले जाओ उसे, छत ले जाओ। लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया।
इस भूख हड़ताल का असर पूरे देश पर पड़ा। जगह जगह कैदियों के समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया।